Hello my dear students, welcome back to the channel of Science Ekin. I am Akash Kumar, your educator and motivator. So today we are going to discuss the next lecture, that is lecture 4 of the chapter Matter in Our Surroundings, class 9. तो लास्ट क्लास मैंने लेटेंट हीट तक आपको डेफिनेशन बता दिया था, है ना। तो आज हम लोग टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट देखने जा रहे हैं। तो टू टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट आर देयर। पहला है हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन मैंने बताया था दैट इज इक्विवेलेंट टू मेल्टिंग भी बोलते हैं, दैट मीन्स सॉलिड टू लिक्विड चेंज। तो सबसे पहले डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन एंड देन मेन डेफिनेशन। The heat required to convert a solid into liquid state is called latent heat of fusion। इसका मैंने शॉर्ट एब्रिविएशन यूज किया है LHF, है ना। तो हम लोग क्या कहते हैं कि एक सॉलिड को लिक्विड स्टेट में चेंज होने के लिए जो हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और जब अगर हम इसका मेन डेफिनेशन पे आएंगे, जैसे यहाँ पे हम लोग चर्चा किसी का सॉलिड से लिक्विड, दैट मीन्स एग्जांपल आइस टू वाटर, है ना। तो लेटेंट हीट ऑफ सॉलिड का मेन डेफिनेशन क्या कहता है फ्यूजन का? द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। 1 kg सॉलिड को लिक्विड बदलने के लिए जितना एनर्जी प्रोवाइड करना है दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉलिड। और उस मैंने बताया था कि लेटेंट हीट जब हम लोग प्रोवाइड कराते हैं दैट मीन्स हिडन हीट, तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता है। और टेम्परेचर में चेंज तब तक नहीं आता जब वो पूरी तरह तक दूसरे स्टेट में चेंज ना हो जाए, दैट मीन्स सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए या लिक्विड से गैसियस में, है ना। तब तक उसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता था। रीज़न क्या था इसका कि जो हमारा लेटेंट हीट था वो यूज हो जाता था टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड और लिक्विड, है ना। तो यूनिट ऑफ हीट अगर हम लोग बोला जाए तो हीट क्या है? एनर्जी है। और एनर्जी कैसा यूनिट क्या होता है? जूल। लेकिन अगर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को अगर हमको रिप्रेजेंट करना होगा तो जूल पर केजी, है ना। एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg दैट मींस पर केजी ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। और टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा और वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पे। जैसे देखिए एक्सपेरिमेंट से पता किया गया कि 1 kg ऑफ आइस को जब लिक्विड वाटर में चेंज होना है तो उसके लिए कितना एनर्जी सप्लाई करना पड़ा? 3.34 into 10 to the power 5 जूल पर केजी। जूल पर केजी किसका हो गया यूनिट? दैट इज ऑफ लेटेंट हीट। और उसका टेम्परेचर क्या रहेगा? मैंने बताया था कि अपने मेल्टिंग पॉइंट पे चेंज होगा, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। और आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब टेम्परेचर रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस और 1 kg ऑफ आइस को अगर हमको वाटर में कन्वर्ट करना है तो दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। सबसे पहले इसको नोट डाउन कीजिए, देन वी विल सी सम मोर पॉइंट्स रिलेटेड विद लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज कि इसका रीजन क्या है। तो रीजन मैंने पहले ही बता दिया कि जो एनर्जी है दैट इज यूज्ड अप इन ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ आइस दैट इज सॉलिड, सो देयर इज नो इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाई देयर इज नो इंक्रीज इन टेम्परेचर व्हेन वी कन्वर्ट अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, तो रीजन सेम रहेगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक डाउन करने के लिए हीट एनर्जी यूज हो जाता है, इसलिए टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता है। अब नोट देके एक पॉइंट लिखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, हर बार पूछा ही जाता है। दैट इज आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग अ सब्सटेंस देन वाटर एट सेम टेम्परेचर। कहने का मतलब वाटर और आइस दोनों का सेम टेम्परेचर दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस जो है वो ज़्यादा कूलनेस प्रोड्यूस करता है, ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट दिखाता है। तो ये एक स्टेटमेंट है और सवाल उठता है ऐसा क्यों, वाई। तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कीजिए, इस पॉइंट को, इसको नोट को और वाई लिख के छोड़िए, फिर मैं बताता हूँ इसका रीजन। सो नाउ वी विल सी द रीजन कि आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस प्रोड्यूसेस मोर इफेक्टिव कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। तो इसका रीजन क्या है कि फॉर मेल्टिंग आइस क्या करता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करता है, मेल्टिंग स्टार्ट होता है, तो आइस एब्जॉर्ब्स द हीट फ्रॉम द सब्सटेंस इन कांटेक्ट। तो समझना है कि आइस जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या करता है? वो मेल्ट करना स्टार्ट करता है। मान लीजिए कि आपने अपने हाथ में बर्फ लिया, है ना। आइस को मेल्ट करने के लिए हीट अलग से प्रोवाइड करने की जरूरत तो है नहीं, उसको गर्म करने की। वो नॉर्मल टेम्परेचर पे भी मैंने बताया था क्या करता है? मेल्टिंग स्टार्ट करता है। तो मान लीजिए अपने हाथ में हमने आइस लिया, तो आइस क्या करता है? मेल्टिंग स्टार्ट करता है। तो मेल्टिंग के लिए उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए हीट एनर्जी। तो हीट उसको कहाँ से मिलेगा? तो वो नॉर्मल टेम्परेचर जो कि हमारे हाथ का है
तो वहां से वो हीट लेगा। तो हीट लेगा दैट मीन्स हमारे हाथ का जो टेम्परेचर है वो पहले से क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, मतलब हमारे हैंड को और ज्यादा कूलनेस प्रोवाइड करेगा। वी विल फील मच कूल, है ना। तो इसका रीजन क्या है कि द आइस एब्जॉर्ब्स द एनर्जी। तो आइस क्या करता है, इट एब्जॉर्ब्स द हीट एनर्जी फ्रॉम द सब्सटेंस। तो जाहिर सी बात है कि किसी भी सब्सटेंस से अगर हीट निकलेगा तो उसको ठंड ही महसूस होगी, गर्मी तो नहीं लगेगा। तो इसका रीजन ये है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस मेल्ट करता है, मेल्ट करने के लिए वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और जिस सब्सटेंस एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उसका टेम्परेचर रिड्यूस होगा, दैट मीन्स कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे सिंपल कंक्लूजन क्या निकल गया हमारा कि आइस 0 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट होता है वाटर में और ये एब्जॉर्ब करता है हीट को, दैट्स व्हाई इट प्रोड्यूसेस मच कूलिंग इफेक्ट। बट जब हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, इट स्टार्ट्स फ्रीजिंग, वो सॉलिड दैट मीन्स आइस में कन्वर्ट होना चाहता है। तो आइस में कन्वर्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको अपना टेम्परेचर खुद रिड्यूस करना है। आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, अपना टेम्परेचर हीट एनर्जी गेन करना है, इसको हीट एनर्जी लूज करना है। तो जब ये अपना हीट एनर्जी लूज करेगा मतलब ये अपना हीट एनर्जी दूसरे सब्सटेंस को देगा, है ना। तो अपना हीट एनर्जी दूसरे सब्सटेंस को देगा तो दूसरे सब्सटेंस को क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट नहीं महसूस होगा एज कंपेयर टू द आइस। तो ये क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है हीट एनर्जी को, और ये हीट एनर्जी रिलीज करता है, जस्ट उसका अपोजिट है। तो वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस स्टार्ट्स फ्रीजिंग, दैट इज इट रिलीजेस द हीट एनर्जी टू द सब्सटेंस इन कांटेक्ट। तो जो हीट देगा वो गर्मी दे रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहा है सब्सटेंस की, और ये एनर्जी रिलीज कर रहा है मतलब एब्जॉर्ब कर रहा है, उसकी एनर्जी को क्या कर रहा है, अपने अंदर खुद ले रहा है। तो जो सब्सटेंस है उसकी गर्मी को कोई अपने अंदर लेगा तो उसको ठंड महसूस होगी, और कोई अपनी एनर्जी हीट एनर्जी दूसरे सब्सटेंस को देगा तो उसको गर्म महसूस होगा। दैट मीन्स वाटर टू आइस 0 डिग्री सेल्सियस ये फ्रीजिंग होता है, ये हीट एनर्जी रिलीज करता है। तो मेन डिफरेंस क्या होगा कि आइस एट द 0 डिग्री सेल्सियस इट एब्जॉर्ब्स इट एंड वाटर एट द सेम टेम्परेचर इट रिलीजेस हीट एनर्जी। और यही रीजन है कि आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे मोर कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। सो द कंक्लूजन दैट वी डिराइव इज कि फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा, एंड एट द सेम टाइम मेल्टिंग ऑफ सॉलिड में क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। बट दोनों में क्या कॉमन बात होगी, दैट अमाउंट ऑफ हीट विल बी सेम। जितना हीट एनर्जी इसमें रिलीज होता है फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड में, उतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब होती है मेल्टिंग ऑफ सॉलिड में। तो दोनों में एक चीज़ क्या है, कॉमन है कि अमाउंट ऑफ हीट सेम रहेगा, बस प्रोसेस क्या है दोनों में उल्टा है, एक में एनर्जी एब्जॉर्ब है और एक में एनर्जी रिलीज, है ना। तो ये हमारा डिस्कशन कंप्लीट हो गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का। अब हम लोग देखेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, द सेकंड टाइप ऑफ लेटेंट हीट। और इसमें क्या है, वेपोराइजेशन दैट मींस बॉइलिंग लिक्विड टू गैस चेंज। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ अ लिक्विड इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to convert 1 kg of liquid into gas at its boiling point। वहाँ melting point था, यहाँ boiling point, and without any change in temperature। तो कहने का मतलब 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट होने में जितना हीट एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, है ना, that will be equal to latent heat of vaporization। सब कुछ सेम होगा इसमें भी। जैसे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली इसको निकाला गया तो 22.5 × 10⁵ जूल पर केजी, है ना। और इसमें भी क्या होगा कि नो इंक्रीज इन ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, इसमें भी कोई टेम्परेचर में इंक्रीज नहीं होगा। कब तक, जब तक पूरा का पूरा लिक्विड किसमें कन्वर्ट ना हो जाए, गैस में, है ना। तो कहने का मतलब latent heat of vaporization is used up in overcoming the forces of attraction between the particles of liquids। वहाँ पे क्या हो रहा था, हमारा मेल्टिंग में आइस का सॉलिड के पार्टिकल्स को फोर्स को ब्रेक डाउन करने में यूज हो रहा था, यहाँ लिक्विड के पार्टिकल्स के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक डाउन करने में लेटेंट हीट यूज हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई वी सी नो इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। इसको नोट डाउन कीजिए, देन वी विल सी सम मोर एग्जांपल्स। So we will take an example to understand the latent heat of vaporization। क्या एग्जांपल लेना है कि अपने हाथ के बैक साइड में अगर आप थोड़ा सा स्पिरिट रख लीजिए अल्कोहल और उसको वेव कीजिए, हाथ को घुमाइए, तो आप देखिएगा कि बहुत कम समय में इन नो टाइम आपका जो हाथ का स्पिरिट था वो गायब हो जाएगा। तो ऐसा होता क्यों है, स्पिरिट क्या करता है, हमारे हाथ से रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, और हमारे हाथ को उस टाइम देखिए स्पिरिट जब भी रखिएगा तो ठंडा महसूस होगा।
आपको कभी भी इंजेक्शन वगैरह देने के लिए देखिएगा कि हाथ पे एक स्पिरिट यूज़ किया जाता है पहले, तो वहाँ पे क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ऐसा क्यों होता है कि स्पिरिट तुरंत वहाँ से आपके हाथ से लेटेंट हीट क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया हमारे हैंड से तो हमको ठंडा महसूस होगा। So example is when we take a little of a spirit at the back of our hand and wave it around, it evaporates rapidly and our hand feels cold. और रीजन इसका क्या हो जाएगा, a spirit takes the latent heat required from our hand, that is it absorbs heat from the hand, और इसी वजह से हमको कूलिंग इफेक्ट वहाँ भी क्या होता है, महसूस होता है, we feel कूलिंग इफेक्ट। तो सब में रीजन क्या देख रहे हैं कि एनर्जी जहाँ पे भी एब्जॉर्ब होगा तो दूसरे सब्सटेंस को ठंडा महसूस होगा, और जहाँ एनर्जी रिलीज होगा तो दूसरे सब्सटेंस को गर्म महसूस होगा, जिससे एनर्जी दिया जाएगा या जिसको एनर्जी दिया जाएगा उस सब्सटेंस को। अब इसी से रिलेटेड एक और फेमस क्वेश्चन आता है, जैसे कि फेमस क्वेश्चन हमने पहले किया, उसी तरह से इसमें क्या है कि स्टीम प्रोड्यूसेस मोर हीट देन बॉइलिंग वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। अभी हमने देखा था कि आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर से ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट देता है। अब यहाँ पे उसका अपोजिट देख रहे हैं कि स्टीम दैट इज वेपर जो होता है, भाप जो होता है, ये ज़्यादा गर्मी पहुँचाता है, ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज करता है बॉइलिंग वाटर से, टेम्परेचर सेम रहने के बावजूद भी 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका रीज़न क्या था, पहले इस स्टेटमेंट को नोट कीजिए, वाई लिखिए, देन आई विल टेल यू द रीज़न बिहाइंड इट, ऐसा होता क्यों। तो सबसे पहले ये एग्जाम्पल, इसका रीज़न एंड दिस स्टेटमेंट नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं इसका रीज़न। सो अब रीज़न इसका क्या लिखना है हमारा कि व्हेन वाटर चेंजेस इनटू स्टीम इट एब्जॉर्ब्स हीट। जब वाटर स्टीम में वेपर में कन्वर्ट होता है तो वो अमाउंट ऑफ हीट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। बट When a steam condenses to form liquid, देखिए स्टीम क्या होता है, लिक्विड में कंडेंस करना चाहता है, कंडेंसेशन प्रोसेस में आना चाहता है। तो कंडेंसेशन प्रोसेस स्टीम में है तो उसका टेम्परेचर क्या है, हाई है, उसके पास हीट एनर्जी ज़्यादा है। जब वो लिक्विड फॉर्म में बनता है तो लिक्विड फॉर्म में मैंने बताया था कन्वर्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी काइनेटिक एनर्जी घटानी पड़ेगी, रिड्यूस करनी पड़ेगी। दैट मीन्स उसको अपना हीट एनर्जी क्या करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। सो इट रिलीजेस इक्वल अमाउंट ऑफ हीट। तो एक क्या कर रहा है कि एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये कूलिंग इफेक्ट देगा, और एक एनर्जी क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा महसूस किया जाएगा। तो ये हमारा रीज़न होगा। इसका कंक्लूजन क्या निकला कि बॉइलिंग वाटर ये क्या करता है, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और स्टीम क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है ना। तो इस वजह से स्टीम कॉजेज मोर बर्न्स देन बॉइलिंग वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो नोट देके क्या लिख लेंगे कि स्टीम कंटेन्स मोर लेटेंट हीट देन बॉइलिंग वाटर, सो इट कॉजेज मोर बर्न्स देन वाटर। तो ये मेन कंक्लूजन हो गया कि व्हाई स्टीम कॉजेज मोर बर्न्स या मोर हीटिंग इफेक्ट देन बॉइलिंग वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बेहतरीन एक्सप्लेनेशन दे दिया दोनों ही सवालों का, इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो द लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज लेक्चर जो आज हम लोग करने जा रहे हैं दैट इज सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन का प्रोसेस क्या होता है कि जब कोई भी सॉलिड बिना लिक्विड में कन्वर्ट किए डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए ऑन हीटिंग, एंड उसका वाइस वर्सा मतलब अपोजिट, और वेपर से डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए ऑन कूलिंग, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। सो डेफिनेशन नोट डाउन करना है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस ऑन हीटिंग एंड फ्रॉम वेपर टू सॉलिड ऑन कूलिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, सब्लिमेशन बोलते हैं। इसका एक इक्वेशन भी आप लिख सकते हैं, सॉलिड हीट करेंगे तो गैस में कन्वर्ट, एंड इसका रिवर्स, गैस को कूल करेंगे तो फिर वापस से सॉलिड। बीच का इंटरमीडिएट प्रोसेस इसमें नहीं होता है। कहने का मतलब ये लिक्विड में कन्वर्ट होकर फिर गैस में कन्वर्ट नहीं होता है, ये डायरेक्ट सॉलिड से किस में होता है, गैस में, और गैस से फिर सॉलिड, उसका रिवर्स प्रोसेस। अब इसमें कुछ टर्म्स यूज होते हैं, दैट इज पहला है सबलाइम। सबलाइम क्या होता है, द सॉलिड विच अंडरगोज सब्लिमेशन। वो सॉलिड जो सब्लिमेशन प्रोसेस में जाता है उसको बोलते हैं सबलाइम, दैट इज इट कन्वर्ट्स इनटू वेपर। और दूसरा हमारा सब्लिमेट, तो वापस से जो सॉलिड हम ऑब्टेन करते हैं वेपर को ठंडा करके, उसको सब्लिमेट बोला जाता है। द सॉलिड ऑब्टेन्ड बाय कूलिंग द वेपर्स। तो हीट करने वाले को सबलाइम बोलते हैं, और ठंडे करने वाले को जो सॉलिड प्राप्त होता है ठंड करने के बाद उसको सब्लिमेट बोला जाता है। फिर उसके बाद क्या है कि रेयर प्रोसेस, मतलब बहुत कम ये प्रोसेस प्रक्रिया देखी जाती है, बहुत कॉमन प्रोसेस नहीं है, ये एक रेयर प्रोसेस है। एग्जांपल में जैसे हमारा सॉलिड CO2, तो सॉलिड CO2 क्या होता है, ड्राई आइस, ये भी क्या है, सब्लिमेशन का एग्जांपल है। फिर अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, नेप्थलीन, कैम्फर, तो दीज आर द सब्सटेंसेस व्हिच अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं एक एग्जांपल से आपको और अच्छे तरीके से सब्लिमेशन का यूज बताऊंगा डेली लाइफ में।
So here is the last point related with today's lecture. एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि why naphthalene balls which are used to keep with clothes to kill the germs got disappeared without leaving any residue in no time. कहने का मतलब जो स्मॉल नैप्थलीन बॉल्स होते हैं इनका नेचर होता है क्लींसिंग नेचर, ये क्या करते हैं इंसेक्ट्स और जर्म्स को किल करते हैं. सो दैट्स व्हाई दीज आर केप्ट विद अ स्टोर्ड वुलन एंड सिल्क क्लोथ्स बिकॉज इट किल्स द जर्म्स एंड मॉथ. तो ये सिल्क और वुलन क्या क्लोथ्स क्या होता है सीजनल होता है ना, तो बहुत लंबे समय तक इसको स्टोर करके रखना पड़ता है नेक्स्ट सीजन आने के लिए, है ना. तो उसके साथ स्मॉल नैप्थलीन बॉल से क्या किया जाता है यूज़ किया जाता है. तो इसमें नैप्थलीन बॉल का क्या मैंने बताया था कि इसमें सब्लिमेशन प्रोसेस करने की क्या है टेंडेंसी है. इट अंडरगोज सब्लिमेशन प्रोसेस एंड दैट्स व्हाई इट डजंट लीव एनी रेसिड्यू एंड गेट वैनिश्ड. ये क्या हो जाता है डिसअपीयर हो जाता है विदाउट लीविंग एनी रेसिड्यू. हाँ, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक रहेगा. आज मैंने आपको मेन कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन करा दिया. दैट वाज द ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक बटन को ज़रूर दबाइए. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.